हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए 26 फरवरी को जेक बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश का एग्जाम है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। अभी इंग्लिश के लिए काफ़ी समय है आप लोगों के पास। अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो समय है, नहीं तो अभी भी आपके पास बहुत ही कम समय है। 26 तारीख को इंग्लिश का एग्जाम है। तो इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आप लोगों के लिए मैं टोटल 4 सेट अपलोड करूंगा। चारों सेट को आप देख लीजिएगा तो आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाने वाला है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इन 4 सेट से आने वाला है। ये आपका पहला सेट है। इसके बाद और 3 सेट मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। और मॉडल पेपर जो जे की तरफ से आया है उसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। टोटल 5 सेट हो जाएगा। पांचों सेट को अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा तो आराम से आपका 70 to 80 नंबर इंग्लिश में आ जाएगा इजीली। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का मैंने वीडियो अपलोड किया है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। क्लास 10th का 2024 का मॉडल क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी जाकर जरूर देखिएगा। वहां से भी क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में रहता है। और आप लोगों के लिए मैंने 2009 से लेकर अब तक 2023 से में जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2009 से 2023 के बीच में जितना भी क्वेश्चन है जो 2-3 बार 4 बार, कई सारा ऐसा क्वेश्चन है जो 5-6 बार तक आया है, उन सभी का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार आने वाला क्वेश्चन, उसको भी देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा आपको। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है कि पूर्णांक 80 का है, 3 घंटे का समय दिया हुआ रहेगा आप लोगों को, और 30 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। चलिए हम लोग बिना देर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, इस पैसेज को पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर आप लोगों को देना है। तो चलिए पहले हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं। देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। देखिए, हेलन किलर वाज बोर्न इन 1880 एट तुस्कुम्बिया। When she was only 19 months old, she had a strange kind of fever. The fever left her blind and deaf. Helen used simple signs to tell what she wanted. For example, a shake of the head mean no, and a nod mean yes. A pull meant come and a push meant go. But often she found it difficult to communicate with others. This made her angry. In her anger, she would dash things to the floor. Sometimes she would even lock her mother in the kitchen. तो यहाँ पर हेलन किलर का बचपन का जीवनी लिखा गया है कि उसका जन्म 1880 में हुआ था तुस्कुम्बिया में, ठीक है। और वो बचपन में कुछ बीमार हो गई थी, जिसके कारण वह बहरी हो गई थी और डीफ ब्लाइंड भी हो गई थी, अंधे भी हो गई थी। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। आप लोग कमेंट करते चलिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, उसका सही आंसर क्या होगा, सब चीज़ का, ठीक है। वैसे मैं भी बताऊंगा, लेकिन मेरे से पहले आप लोगों को गैस करके बताना है। उसके बाद देखना है कि आप कितना सही करते कितना गलत करते। लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दिस पैसेज इज ऑन द लाइफ ऑफ। दिस पैसेज इज ऑन द लाइफ ऑफ। इस पैसेज में किसका लाइफ के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन है हेलेन्स मदर, दूसरा हेलन किलर, तीसरा हेलेन्स फादर, चौथा नन ऑफ दीज। तो चलिए कमेंट कीजिए क्या सही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर हेलन किलर सही आंसर होना चाहिए। हेलन किलर का बचपन का यहाँ पर लाइफ को एक्सप्लेन किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर, व्हाट हैपेंड टू हेलन व्हेन शी वाज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड। जब वो 19th मंथ ओल्ड थी, लगभग 19 साल की थी, सॉरी 19 महीना, लगभग 19 महीना की थी, तब उसके साथ क्या हुआ था? देखिए पहला ऑप्शन है सी मेट एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ था। दूसरा सी वाज लॉस्ट इन अ फेयर, वह मेले में खो गई थी। तीसरा ऑप्शन सी हैड अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर, उसे एक अजीब तरीके का बीमारी हो गया था। चौथा सी वाज
किडनैप्ड, वह किडनैप हो गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सी हैड अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर, उसे एक अजीब तरीके का बीमारी हो गया था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, द स्ट्रेंज फीवर लेफ्ट हेलेन, जो अजीब तरीके से बीमारी हुआ था वो हेलेन को क्या किया। पहला ऑप्शन देखिए ब्लाइंड एंड डिफ, दूसरा ऑप्शन है ब्लाइंड एंड डम्ब, तीसरा ऑप्शन है लैम एंड डम्ब और चौथा ऑप्शन है डिफ एंड डम्ब। तो इसका सही आंसर देखिए क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला ब्लाइंड एंड डिफ, अंधा और बहरा कर दिया। तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हेलेंस एंगर, हेलेंस का एंगर, गुस्सा का क्या कारण था। पहला ऑप्शन देखिए डिफिकल्टी टू कम्युनिकेटिंग, दूसरा डिफिकल्ट टू डांसिंग, तीसरा डिफिकल्टी इन रीडिंग और चौथा डिफिकल्टी इन वॉकिंग। तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग मतलब कम्युनिकेट करने में उसको दिक्कत हो रहा था, इसीलिए वो गुस्सा करती थी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, व्हेन वाज हेलेन किलर बोर्न, व्हेन वाज हेलेन किलर बोर्न। पहला ऑप्शन है 1870, दूसरा 1880, तीसरा 1780, चौथा 1875। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था 1880, 1880 में हेलेन किलर का जन्म हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर देखिए, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन टू कन्वे, कन्वे का मीनिंग बताना है, पैसेज में क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए डिफिकल्ट, एंगर, कम्युनिकेट, स्ट्रेंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मीनिंग होता है कन्वे का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर, द अपोजिट ऑफ लेफ्ट इज, लेफ्ट का अपोजिट वर्ड बताना है। पहला ऑप्शन देखिए स्ट्रेट, दूसरा एग्जैक्ट, तीसरा राइट, चौथा एक्यूरेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, राइट, लेफ्ट का राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, हेलेन किलर वाज बोर्न इन 1888 तुस्कुम्बिया, द सेंटेंस इज इन, कौन सा टेंस में है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए सिंपल प्रेजेंट, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। हेलेन किलर वाज बोर्न इन 1818 तुस्कुम्बिया। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। 9 नंबर देखिए, उससे पहले इसको पढ़ते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से। देखिए चूज करना है सही आंसर को। 9 नंबर का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही हैड, आई हैव डन माई वर्क। इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सब कॉमन है। इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, हर बार आता है एग्जाम में, हर बार आता है। पहला ऑप्शन देखिए सी सेड दैट आई हैव डन माई वर्क, दूसरा ऑप्शन है ही सेड दैट ही हैज डन हिज वर्क और चौथा ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क और चौथा ऑप्शन देखिए नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ही सेड दैट आई हैव डन माई वर्क। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेम सेंटेंस ना रहे लेकिन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच से आएगा क्वेश्चन, गारंटी है 100% श्योर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आएगा। फिर देखिए पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से भी आएगा 100% श्योर, इसमें कुछ भी किंतु परंतु कुछ नहीं आना ही है, इसलिए एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। और मॉडल वर्ब से भी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, पैसिव वॉइस ऑफ सी वाज राइटिंग अ लेटर, सी वाज राइटिंग अ लेटर का पैसिव वॉइस क्या होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए सी रोट अ लेटर, दूसरा ऑप्शन है अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर और तीसरा ऑप्शन है सी राइट्स अ लेटर, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, सी ब्लैंक 100 रुपीज फ्रॉम मी। पहला ऑप्शन है बोरोड, दूसरा ऑप्शन है इज बोरोइंग, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इज बोरोइंग और तीसरा ऑप्शन है वाज बोरोड और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है सी बोरोड, वह उधार ली मेरे से 100 रुपीज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैंक द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिव लॉन्ग।
ब्लैंक द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिव लॉन्ग। पहला ऑप्शन है मस्ट, दूसरा कैन, तीसरा में, चौथा कुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा में। यहाँ पर ब्लेसिंग वगैरह देने के लिए में यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ब्लेसिंग ही दे रहे हैं हम लोग इंडिया को। मे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिव लॉन्ग। अब यहाँ पर तीसरा नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन है प्लीज टेल मी ब्लैंक टुक माई पेन। प्लीज टेल मी ब्लैंक टुक माई पेन। पहला ऑप्शन है हुज, दूसरा ऑप्शन है हु, तीसरा ऑप्शन है व्हेन, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हु। प्लीज टेल मी हु टुक माई पेन। प्लीज मुझे बताइए मेरा पेन किसने लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर। द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज इन। तो यहाँ पर बताना है द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन क्लास कौन सा टेंस में है। पहला ऑप्शन देखिए सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा ऑप्शन है सिंपल परफेक्ट टेंस, तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस में इज एम आर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पर आर लगा हुआ है। अगर यहाँ पर वाज रहता तो ये पास्ट हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट होगा क्योंकि यहाँ पर आर है। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर आर के जगह में वाज या वर रह जाए, या तो टिल्टन है तो वर हो जाएगा वर। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा तो ईजी है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर। लुक द मैन ब्लैंक टू ओपन द डोर बाय योर हाउस। पहला ऑप्शन है ट्राई, दूसरा ऑप्शन है इज ट्राइंग, तीसरा ऑप्शन है आर ट्राइंग, चौथा ऑप्शन है ट्राइंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इज ट्राइंग। लुक द मैन इज ट्राइंग। मैन क्या है, सिंगल है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज लगेगा। मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। आपका दरवाजा, आपका घर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है एक आदमी। चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ही इज ऑनेस्ट इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, इसका नेगेटिव बनाना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, दूसरा ऑप्शन है ही इज नॉट ऑनेस्ट, तीसरा ऑप्शन है ही इज डिसऑनेस्ट, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ही इज नॉट ऑनेस्ट। वह ईमानदार है, उसका नेगेटिव हो जाएगा वह ईमानदार नहीं है, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। इसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं और नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। देखिए द मोमेंट ऑफ लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, it said God of money that I asked for, only 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because then post office employees are a bunch of crooks, लेंचो। तो चलिए इसका हम लोग अब क्वेश्चन पढ़ते हैं 17 नंबर। हु रीड द लेटर, लेटर को कौन पढ़ता है। पहला ऑप्शन है लेंचो, दूसरा ऑप्शन है पोस्टमैन, तीसरा ऑप्शन है पोस्ट मास्टर, चौथा ऑप्शन है फार्मर। तो देखिए पत्र को किसने पढ़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर, यहाँ पर देखिए पोस्ट मास्टर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 18 नंबर की ओर। हु इज आई इन दिस पैसेज, इस पैसेज में आई यानी कि मैं कौन है। पहला ऑप्शन है लेंचो, दूसरा ऑप्शन है पोस्टमैन, तीसरा ऑप्शन है पोस्ट मास्टर, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला लेंचो। लेंचो ने आई यानी कि मैं खुद को आई कहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 19 नंबर। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन। इस पैसेज में डिसऑनेस्ट पर्सन यानी कि बेईमान आदमी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है। देखिए सीन, दूसरा रेस्ट, तीसरा मेल, चौथा क्रूक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा क्रूक्स। देखिए अब बंच ऑफ क्रूक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, बंच ऑफ क्रूक्स। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग
अगला क्वेश्चन 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट अर्ज्ड हिम द सीगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्या चीज दृढ़तापूर्वक उसको सीगल को मोटिवेट करता है कि वो फ्लाई करे, उड़े, फर्स्ट फ्लाइट ले। तो देखिए पहला ऑप्शन है हंगर, भूख, दूसरा ऑप्शन है साइट ऑफ फिश यानी कि फूड, तीसरा करेज और चौथा ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ए और बी दोनों, यानी कि एंगर, भूख भी लगा था उसको, दूसरा खाना भी खाना था, साइट ऑफ फिश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर की ओर। अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस एवरी मैन हैज। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 2। हर एक आदमी के पास 2 ऑब्लिगेशन रहता है। पहला ऑब्लिगेशन यानी कि पहला दायित्व अपने परिवार के प्रति और दूसरा दायित्व अपने देश के प्रति, 2 ऑब्लिगेशन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी। एनी के द्वारा जो ऐसे लिखा गया था उसका टॉपिक क्या था। पहला ऑप्शन देखिए अ चैटर बॉक्स, दूसरा किटी, तीसरा टॉकेटिव गर्ल, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इजी है ऑप्शन नंबर पहला। अ चैटर बॉक्स पर उसको टीचर ने ऐसे लिखने के लिए कहा था। अब देखिए नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है, द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग, यानी कि सबसे अच्छा मौसम कुर्ग घूमने के लिए कौन सा है। पहला ऑप्शन है जुलाई टू अगस्त, दूसरा सितंबर टू मार्च, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल टू जून, चौथा ऑप्शन है ऑल द ईयर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सितंबर टू मार्च। सितंबर टू मार्च बेस्ट सीजन है कुर्ग घूमने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन है। देखिए जितना भी हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, कवि का नाम, लेखक का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, 12-13 चैप्टर है तो है, ये है, पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन है लेस्ली नॉरिस, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है कैरोलिन वेल्स, चौथा रॉबिन क्लीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट ऑफ स्नो लिखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर की ओर। व्हाट डज अमांडा कंसिडर हिमसेल्फ। व्हाट डज अमांडा कंसिडर हिमसेल्फ। पहला ऑप्शन देखिए अन ऑर्फन, दूसरा अ प्लेयर, तीसरा वेरी रिच, चौथा वेरी पुअर। अमांडा अपने आप को क्या कंसिडर करती थी, क्या मानती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अन ऑर्फन यानी कि अनाथ मानती थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर, व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विथ। पोएट ने, कवि ने फॉग को किससे कंपेयर किया है। पहला ऑप्शन है डॉग, दूसरा कैट, तीसरा वुमेन, चौथा नन ऑफ दीज। तो चलिए 26 नंबर का जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या सही आंसर होना चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, कैट के साथ। फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर, व्हाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल। थीफ ने अनिल के लिए क्या किया। तो देखिए पहला ऑप्शन है द थीफ यूज टू मेक टी फॉर अनिल, दूसरा द थीफ यूज टू गो टू मार्केट, मार्केट जाया करता था। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन पहला दूसरा दोनों, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। जो चोर था, थीफ था, वह अनिल के लिए चाय भी बना देता था, उसके लिए मार्केट भी जाता था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज लुत्किंस। हु वाज लुत्किंस। पहला ऑप्शन है फ्रिज, दूसरा स्वेड, तीसरा ग्रे, चौथा बिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, बिल। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर का क्वेश्चन है, वाई वाज इट अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। तो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट
रखने का लालच क्यों हो रहा था? तो देखिए पहला ऑप्शन है दे वर इंजॉइंग एग्स वाइन एंड ब्रांडी। दूसरा ऑप्शन है ट्रिकी वाज रिकवरिंग वेरी फास्ट। तीसरा ऑप्शन है हैरियट वाज नॉट बीइंग पेड। चौथा ट्रिकी वाज एज गुड एज अदर एनिमल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दे वर इंजॉइंग एग्स वाइन एंड ब्रांडी, क्योंकि वे लोग अंडे, वाइन और ब्रांडी ये सब इंजॉय कर रहे थे, इसलिए चाहते थे कि ट्रिकी परमानेंट नहीं पर गेस्ट रह जाए और हम लोग सब मौज करते रहें, क्योंकि ट्रिकी के लिए सब कुछ आता था, एग्स वाइन ब्रांडी, पर यहाँ के आदमी उसको पी जाते थे। चलिए नेक्स्ट अगला है 30 नंबर का क्वेश्चन है बिशंबर डिमांडेड ब्लैंक रुपीज एज डॉरी। बिशंबर दहेज के लिए कितना डिमांड करता है? पहला ऑप्शन है 6,000, दूसरा 5,000, तीसरा 3,000, चौथा ऑप्शन है 2,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 5,000, 5,000 रुपये का डिमांड करता है बिशंबर। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारा MCQ क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छी तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कोई भी 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। इंडिया एंड टी आर सो इंटरवाइंड टुगेदर दैट लाइफ विदाउट द brew is unimaginable. Tea entered our life only in the mid-19th century when the British started plantation in Assam and Darjeeling. In the beginning, through Indians shouldn't drink as they thought it was a poison that led to umpteen disease. Ironically, tea colonized Britain, where it became a part of their social diary and also led to the establishment of numerous tea houses. Today, scientific research across the world has attempted to establish the beneficial qualities of tea, a fact the Japanese and the Chinese chew anyway from ancient time, attributing to it numerous medicinal properties. तो यहाँ पर चाय के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए 31 नंबर, When did tea enter our life? हमारे ज़िंदगी में टी कब इंटर किया? तो देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। टी इंटर्ड आवर लाइफ ओनली इन द mid-19th century। 19वीं सदी के मध्य में हमारे लाइफ में चाय का एंट्री होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 32 नंबर, वाई वाज टी सुन्ड बाय द इंडियंस इन द बिगिनिंग में, यानी कि शुरुआत में भारतीय, यानी कि हम भारतीय और टी को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उसको त्याग रहे थे, उससे दूर भाग रहे थे। क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, इंडियंस थॉट इट वाज अ पॉइजन, क्योंकि भारतीय सोचते थे कि यह एक पॉइजन है, जहर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 33 नंबर की ओर। विच 2 कंट्रीज न्यू द बेनिफिशियल क्वालिटीज ऑफ टी फ्रॉम द बिगिनिंग। तो कौन सा कंट्री के लोगों को पहले से ही टी का जो क्वालिटी है, जो बेनिफिशियल क्वालिटी है, उसके बारे में पता था? पहला ऑप्शन देखिए, पहला आंसर है जापान, दूसरा हो जाएगा चाइना। जापान और चाइना 2 कंट्री है जिसको चाय के बारे में पहले से ही चाय का बेनिफिट और क्वालिटी के बारे में पता था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 34 नंबर, गेस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। यहाँ पर जो पैसेज दिया हुआ है उसके लिए सुटेबल टाइटल बताना है। तो चाय के बारे में है तो चाय आप लिख सकते हैं TEAT, इसको आप लोग
याद कर लीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 35 नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला, इंडिया एंड टी आर शो ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। तो पैसेज में सेम टू सेम दिया हुआ, उसके पास उतार देना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इंटरवाइन टुगेदर दैट लाइफ विदाउट द ब्रू इज अनइमेजिनेबल। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड, इन द बिगिनिंग थ्रू इंडियंस शंड द ड्रिंक। ड्रिंक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, त्याग दे रहे थे, मतलब उसको लेना ही नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर शुंड द ड्रिंक हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, पैसेज मिल जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 36 नंबर, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन फ्रेमिंग मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो यहाँ पर देखिए अनइमेजिनेबल और डिजीज से सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए पहला अनइमेजिनेबल, अ वेब ऑफ अनइमेजिनेबल प्लीजर कर्स्ड थ्रू हर इंटायर बॉडी। फिर दूसरा डिजीज देखिए, नाउ द डिजीज इज इरेडिकेटेड। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप पैसेज से भी सेम टू सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 37 नंबर, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से सिनोनिम निकालना है वर्ड्स का। जैसे पहला देखिए डिसकार्डेड, दूसरा मेनी। तो देखिए पहला डिसकार्डेड का हो जाएगा शुंड, यानी कि त्याग देना। दूसरा मेनी, मेनी का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द हो जाएगा न्यूमरस। न्यूमरस कई सारा, न्यूमरस नंबर ऑफ। देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, राइट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पर गिवन वर्ड का एंटोनिम लिखना है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द लिखना है। सिनोनिम मतलब सेम अर्थ वाला, एंटोनिम मतलब अलग अर्थ वाला, उल्टा उसका, ठीक है, उल्टा या अपोजिट वर्ड भी आप कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्टार्ट, स्टार्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, फिनिश, खत्म करना। तो स्टार्ट का फिनिश हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट एंशिएंट, यानी कि प्राचीन काल को एंशिएंट कहते हैं हम लोग। तो मॉडर्न हो जाएगा, आधुनिक का मॉडर्न हो जाएगा उल्टा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट राइटिंग सेक्शन से, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 41 इज कंपल्सरी, 41 कंपल्सरी है। देखिए 39 नंबर, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। समय का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो चलिए यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को लिखा है, इसी को सेम टू सेम आप लोगों को लिख लेना है। और अगर आप इसे छोटा और बेहतर आप लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी लिखिएगा, लेकिन इस तरीके से अपने छोटे भाई को डिस्क्राइबिंग करना है, डिस्क्राइब करते हुए लेटर लिखना है टाइम का महत्व पर, ठीक है। तो देखिए आंसर यहाँ से, रांची 29/3/2024, यानी कि 29 मार्च 2024। डियर विक्की, आई गोट योर लेटर, आई कम टू नो दैट यू वर अमोंग द top 10. God will crown you with greater success in future. Perhaps you still do not use most of the time in study. I am telling this because I know of your capability. You can be first in your class and will always be at the top level of anything concerned. But for this you have to labor hard. As we sow, so we reap. जैसे हम लोग बोते हैं वैसे हम लोग काटते हैं, इसका मीनिंग है। देखिए, दिस इज द टाइम इन विच यू हैव टू सो एज मच एज यू कैन सो दैट when you reap you will have desired result. Time and tide wait for no one, so don't waste your time in anything inappropriate. It is the time which turn a metal into gold or iron. Please let me know how you are using the best of your time. Your elder brother अविनाश कुमार। यहाँ पर एड्रेस देकर आप अपना जिला का नाम लिख दीजिएगा, हो जाएगा, काफ़ी है। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट अगला 40 नंबर, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू make more book available in the school
लाइब्रेरी। अपने प्रिंसिपल को लेटर एप्लीकेशन लिखना है और कहना है कि स्कूल का जो लाइब्रेरी है उसमें और बुक की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए आंसर 2, द हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल चतरा। डेट 29/3/2024। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर अवेलेबिलिटी of books in the library. Sir, with due respect and humble submission, I beg to state that I am studying in class 10th at your school. I want to get a book of English grammar from the school library. I have not got it as yet. I am feeling that the school library does not have sufficient number of this book. I therefore request you to get more copies of such books in the school library. Thank you. Your faithfully. फिर यहाँ पर आपको आपका नाम लिख देना है, क्लास 10 दे देना है, यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पर सेक्शन वगैरह डाल सकते हैं। इसको करने के बाद फिर देखिए नेक्स्ट अगला 41 नंबर, और यहाँ पर देखिए नीचे मीन्स क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर 41 नंबर इज कंपलसरी। 41 नंबर बनाना ही है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर कितना क्वेश्चन देखने को मिला, 39, 40 और 41, और ऊपर लिखा हुआ है इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन ही सोल्व करना है, और 41 नंबर कंपलसरी है। इस चीज़ को आप लोग नोटिस कीजिएगा कि इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर 40 और 39 ये दोनों में से कोई एक को बनाना था आपको, और 41 नंबर कंपलसरी है। राइट द पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर पर एक पैराग्राफ लिखना है, इम्पोर्टेंट है ये, याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट आंसर, न्यूज़पेपर आर वेरी यूजफुल इन मॉडर्न लाइफ। दे आर द सोर्स ऑफ बोथ इंफॉर्मेशन एंड इंटरटेनमेंट। They give us information about the latest events to us from our own opinion on national and international problem. Every reader gets some materials for himself in newspaper. They give a lot of information about movies, sports, books and market price. Those who are in search of job find advertisements for various job in newspapers. Besides reading newspaper improve our language. Thus we can say that newspaper are a part of our daily life. तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, या फिर राइट अ पैराग्राफ ऑन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन दोनों में से जहाँ पर और रहेगा दोनों में से एक को ही बनाना है। ठीक है, और में से और रहेगा दोनों में से एक को ही बनाना है। तो डिसिप्लिन देखिए यहाँ पर तो क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ तो डिसिप्लिन का भी आप लोगों को पढ़कर सुना दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। 2-3 पैराग्राफ तो याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए आंसर, डिसिप्लिन पर यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन एवरी वर्क ऑफ लाइफ। In fact, discipline adds to our success. Without discipline, our social life will be sad and disorderly. Discipline is the most important factor behind the progresses of any nation. It is necessary in school. Students must be disciplined because they are the future of their country. If the drivers do not obey the rule of the road, it may be dangerous to move on the road. Can a family be happy if all members refuse to obey the head of the family? If the soldiers lack discipline, they will lose a battle. So discipline is absolutely एसेंशियल फॉर लाइफ। डिसिप्लिन का पैसेज है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा लाइन भी नहीं है, करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन का है। ठीक है, 5 लाइन भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 5 लाइन भी याद कर लीजिएगा तो काफ़ी है, यहाँ तक भी याद कर लीजिएगा तो काफ़ी है।
ठीक है, जितना हो सके याद कर लीजिएगा और पूरा याद कीजिएगा तो और बेहतर है। चलिए नेक्स्ट अगला ग्रामर। ग्रामर सेक्शन में हम लोग देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल मॉडल्स गिवन बिलो। तो मैंने पहले कहा था आप लोगों से कि मॉडल्स से क्वेश्चन रहेगा ही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस और ये टेंस पहचानने के लिए और मॉडल्स, ये सबसे क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो देखिए पहला नंबर, लेबर हार्ड सो दैट यू ब्लैंक पास। लेबर हार्ड, मेहनत करो ताकि तुम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पहला यहाँ पर देखिए कुड से हो जाएगा, कुड पास। लेबर हार्ड सो दैट यू कुड पास, मेहनत करो ताकि तुम पास हो सको। फिर देखिए नेक्स्ट अगला बी नंबर, आई ब्लैंक जंप ओवर द वॉल। तो यहाँ पर आई कैन सामर्थ्य दिखाने के लिए कैन यूज करते हैं। आई कैन जंप ओवर द वॉल, मैं दीवार से जंप कर सकता हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सी नंबर, सोल्जर ब्लैंक ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चंस। तो सोल्जर मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए कोई भी दो का आंसर अगर आपने बना लिया सही तो तीसरा तो बेशक सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें सोचने वाली कुछ बात नहीं है। दो अगर सही हो गया तो तीसरा जो बच रहा है वो तीसरा हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 43 नंबर, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट। तो यहाँ पर जैसे डायरेक्ट किया हुआ है वैसे हम लोगों को सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। ए नंबर देखिए, यू आर टू लेजी टू वॉक, यू आर टू लेजी टू वॉक, रिमूव टू, यहाँ पर टू को रिमूव करना है। तो रिमूवल ऑफ टू भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों का एग्जाम में आ सकता है इस बार। देखिए तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क। फिर देखिए बी नंबर, हु वुड नॉट रन फ्रॉम अ लायन इनटू असर्टिव सेंटेंस। इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसका उत्तर देखिए, एवरीवन वुड रन फ्रॉम अ लायन। फिर देखिए सी नंबर, सी सेड आई एम प्लेइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आई एम प्लेइंग, सी सेड आई एम प्लेइंग को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, सी सेड दैट सी वाज प्लेइंग, सी सेड दैट सी वाज प्लेइंग। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए लिटरेचर से, आपका बुक से 44 नंबर, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए इसका पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ए नंबर, नेम द पोयम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। कौन सा पोयम से एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। तो इसका उत्तर देखिए, पोयम का नाम है अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू पोयम से लिया गया है। फिर देखिए दूसरा, हु हैज रिटन दिस लाइन्स। तो मैंने कहा था आप लोगों से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोएट का नाम। देखिए अगर आप लोग पूरा याद कर लिए तो एक तो ऊपर भी मिला था आपको पोएट का नाम और यहाँ पर दूसरा मिल गया, तो 2 नंबर और एक पोयम का से 3 नंबर, 3 नंबर इजली आ जा रहा है, पढ़ लीजिएगा सभी पोएट का नाम, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। फिर देखिए सी नंबर, सी नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाउ डज ही मूव, वह कैसे मूव करता है। तो देखिए इसका उत्तर, ही मूव्स स्टीफली, ही मूव्स स्टीफली एंड क्वाइटली अ फ्यू स्टेप्स ऑन हिज पैड ऑफ वेलवेट। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। देखिए 60 to 80 वर्ड्स में आंसर देना है, 3 नंबरी क्वेश्चन है, कोई भी 3 प्रश्न का हल करना है। यहाँ पर 3 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मैं सभी का आंसर बताऊंगा और सभी को आपको याद कर लेना है, क्योंकि कौन आएगा फिक्स नहीं है, लेकिन इनमें से क्वेश्चन रहेगा। देखिए नेक्स्ट 45 नंबर, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, वाई डिड द चिल्ड्रेन रन टू मीट हिम। तो इसका उत्तर देखिए, द बेकर वुड कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, बेकर एक दिन में लगभग 2 बार आता है। द मॉर्निंग वाज हिज सेलिंग, द मॉर्निंग
was his sailing round and the return after sailing them. Children ran to meet and greet him because they needed bread bangles from them. They also got sweet bread of special make. तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए और में क्वेश्चन है, या तो ऊपर का आंसर देना है या फिर नीचे का, दोनों में से एक का आंसर देना है आप लोगों को। देखिए, व्हाट डिड वेली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड सी फाइंड आउट दिस डिटेल। तो देखिए, वैली को बस यात्रा, बस जर्नी के बारे में क्या पता चलता है और डिटेल वो कैसे निकालती है। तो देखिए इसका उत्तर, वैली फाउंड आउट अबाउट द बस जर्नी दैट द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम द विलेज एंड द फेयर वाज 30 पैसे वन वे। शी फाउंड आउट दिस डिटेल आफ्टर हियरिंग द कन्वर्सेशन ऑफ द पैसेंजर। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसको बस यात्रा के बारे में पता चलता है कि 6 miles दूर है टाउन से उसका घर, और एक तरफ का रास्ता, एक तरफ जाने से उसको 30 पैसे देने पड़ेंगे वन वे का। और यह जो भी जानकारी है उसको पैसेंजर जो वहाँ लोग बैठते हैं बस में, उनके बातचीत से वो सुनती है। देखिए नेक्स्ट अगला 46 नंबर, व्हाट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ द कुर्गी पीपल। कुर्गी पीपल का 2 क्वालिटी बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, द पीपल ऑफ कुर्ग आर फेयरली independent and brave. Kurgi houses have a tradition of hospitality. The Kurg regiment is the most decorated in the Indian Army. They feel proud in sharing the courageous tales of their son and father. इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, और में और एक क्वेश्चन है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। क्या आज भी गोवा में ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है, और आपको यह चीज़ कैसे पता चला, बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल वेरी पॉपुलर इन गोवा। आज भी गोवा में ब्रेड मेकिंग काफ़ी पॉपुलर है। स्टिल वी कैन सी द मिक्सचर्स एंड मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। मोस्ट ऑफ देयर फेस्टिवल्स एंड अदर ओकेजन्स विल बिकम मीनिंगलेस विदाउट द लोव्स ऑफ द ब्रेड। The ladies of the house prepare sandwiches on the occasion of their daughter's engagement. तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 47 नंबर की ओर। Why does the conductor refer to वाली एज मैडम। तो इसका उत्तर देखिए, द कंडक्टर रिफर्स to Valley as madam because she behaves more like uneducated, mature and self-confident woman. She is self-dependent. She know more about things than other children of her age. तो यहाँ पर कंडक्टर वाली को मैडम इसलिए कहता है क्योंकि वह बहुत ही मेच्योर लग रही थी, एजुकेटेड दिख रही थी, सेल्फ कॉन्फिडेंट वुमेन थी और सेल्फ डिपेंडेंट भी थी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला और क्वेश्चन देखिए, यानी कि यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन है, व्हाट वाज वैली स्ट्रोंगर डिजायर। वैली का एक मजबूत एक इच्छा, एकदम दृढ़ इच्छा क्या था, गहरी इच्छा क्या था। व्हाट डिड सी डू टू फुलफिल इट। और इस इच्छा को कंप्लीट करने के लिए वैली ने क्या किया। तो इसका उत्तर देखिए, वैली वाज एन 8 years old girl. She had no playmates. Her favorite time pass was to stand in the front doorway of her house and see what happened in the street outside. A bus went from
her village to the nearby town. The bus stand was near her house. She saw the passengers of the bus and heard their talks. Soon she developed a great desire to ride on the bus. 8-year-old 8 साल की एक लड़की है वाली, और उसका कोई दोस्त नहीं है. उसका फेवरेट टाइम पास है घर के बाहर खड़े रहकर गलियों में जो हो रहा है उसको देखना, और उसके गांव से एक शहर की ओर एक बस जाता था, और बस जो स्टेशन था वो भी उसके घर के पास में ही था. और जल्द ही उसके मन में बस का सफ़र करने का जो इच्छा है वो जागृत हुआ. अब वो कैसे बस का जो सफ़र है उसको कंप्लीट करने के लिए क्या की, उसका उत्तर देखिए. फॉर हर राइड वैली सेव्ड मनी. बस सफ़र करने के लिए, बस का यात्रा करने के लिए वो पैसे बचाने लगी. फॉर फेयर बाय नॉट बाइंग पिपरमेंट टॉयज बैलून्स एक्सेट्रा. आफ्टर सेविंग मनी सी रोड ऑन द बस वन डे. वो पैसा बचा कर बैलून वगैरह पिपरमेंट्स टॉय कुछ नहीं खरीदी, सब पैसा को बचा कर रखी, और एक दिन वह बस का सफ़र की. तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर देखिए नेक्स्ट 48 नंबर. हाउ डज अ टाइगर किल हिज प्रे इन द जंगल. जंगल में टाइगर कैसे शिकार करता है. तो इसका उत्तर देखिए. इन द जंगल द टाइगर लाइज हिडन इन शेडोज नियर अ वाटर होल. व्हेन डियर कम्स टू द वाटर होल टू ड्रिंक वाटर he slides stealthily through the tall grass. Then he can kill his prey easily. ठीक है, तो घास में छुपा हुआ रहता है, जहाँ पर वाटर होल रहे, जहाँ पर पानी रहे कहीं पर भी वहाँ पर छुपा हुआ रहता है. और जब हिरन पानी पीने आती है तब वो धीरे धीरे छुप कर जाता है और शिकार कर लेता है. फिर देखिए और में और एक क्वेश्चन है. व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो क्या है. व्हाट डज द पोएट से. पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड. तो इसका उत्तर देखिए. डस्ट ऑफ स्नो इज फाइन पाउडर लाइक स्नो. अ क्रो हुक द स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री एंड इट फेल ऑन द पोएट. It changed his mood. He had been gloomy, but this little incident changed his mood. He was no longer depressed. For the rest of the day, he remained carefully. तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर देखिए नेक्स्ट 49 नंबर. 49 नंबर का क्वेश्चन है. Whom did Horace Denby meet at Sutover Grange? How did the मीटिंग अफेक्ट हिज प्लान्स. तो इसका उत्तर देखिए. हॉरिस मीट यंग प्रिटी वुमेन ड्रेस्ड इन रेड एट शूट ओवर ग्रेंज. सी प्रिटेंडेड टू बी द ओनर्स वाइफ एंड डिसाइडेड हिज इन टू ब्रेकिंग ओपन द safe to remove the jewels for her. She threatened even to call the police. This meeting adversely affected his plan as he was not able to get away with the jewels. तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर. 5 नंबरी क्वेश्चन. देखिए आंसर यानी 2 क्वेश्चन, कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर देना है. देखिए 5th नंबर. गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑसिबल. ऑसिबल का कैरेक्टर स्केच लिखना है. तो इसका उत्तर देखिए. ऑसिबल वाज अ डिटरमाइंड सीक्रेट एजेंट. ही वाज डेडिकेटेड टू हिज वर्क. ही वाज agile in action even though he was a sloppy fat man. He was sane and shrewd, being calm and cool-headed by nature. He did not lose his presence of mind when he found Max in his room with a revolver. It was midnight. He cooked up a false story of a
balcony, exiting under the window just to befall the intruder. Instantly they heard a knock at the door. Osable remarked that the police had come to check on him and to prove his security. Getting nervous, Max rubbed towards the window and dropped to the balcony and fell down head. Osable was patient, fearless, courageous, ready-witted and रिसोर्सफुल। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर स्केच आएगा आप लोगों का एग्जाम में अच्छी तरीके से, 3-4 कैरेक्टर स्केच तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 51 नंबर। व्हाट रोल डिड इब्राइट्स मदर प्ले इन मेकिंग हिम ग्रो एज अ साइंटिस्ट? इब्राइट्स की मदर इब्राइट्स को साइंटिस्ट बनाने में क्या भूमिका अदा करती है? तो इसका उत्तर देखिए, हिज मदर इंकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, bought him telescopes, microscope, cameras, mounting material and other equipment. His mother was his only companion. At night she gave him company as Riche was left alone after his father's death. They both spent their evening together learning things. It was the constant support of her mother which aroused his interest in collecting butterflies. The book The Travels of Monarch X opened a new world of science for this aged scientist. The book was a great help to study butterflies migration, so her role is quite great in making of a scientist. तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट और में क्वेश्चन है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम इनविजिबल। कैसे अदृश्य हो, ग्रिफिन ने इस तरीके का एक इन्वेंशन किया था। अनलाइक अ ट्रू साइंटिस्ट ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी फॉर क्रिमिनल पर्पस। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड मैन एंड ट्राइड टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज हाउस। एज ग्रिफिन वॉज अ क्विक टेम्पर्ड पर्सन, he set fire to the house in order to get away without being seen. He had to remove his clothes. His invisibility made him a homeless wanderer without clothes and without money. Griffin was a lawless person. He indulged in criminal activity. In order to support himself, he stole clothes from a London store and robbed a shopkeeper of all his money. तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, छोटा सा ही है कैरेक्टर स्केच, छोटा सा है, इजीली याद हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 52 नंबर। डिस्क्राइब द नैरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू अ स्टॉर्म। तूफान में एरोप्लेन उठाने का जो एक्सपीरियंस है इसको लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। द नरेटर फाउंड दैट सडनली देयर वाज ब्लैकनेस अराउंड हिम इनसाइड द क्लाउड्स। ही कुड सी नथिंग। द एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। द इंस्ट्रूमेंट्स like the compass couldn't work. The radio did not work. He was lost in the storm. Then he saw another aeroplane. It had no light,
on its wings, but it guided him ahead. Then it disappeared when the author was safe. The black cloud were behind him. He was safe. तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोग के लिए और 3 सेट अपलोड करूँगा, उसे भी देखना मत भूलिएगा, तीनों सेट को। और यहाँ पर ये जो सेट है टोटल 4 और आप लोगों का मॉडल से टोटल 5 सेट को कर लीजिएगा, तो आराम से आपका 70 to 80 नंबर आराम से आ जाएगा। अच्छी तरीके से 5 सेट को आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक सब दिया गया आप लोगों के लिए ही है, उसे भी जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।